हैं नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। जिंदगी में हर सवाल का जवाब मिले ये जरूरी नहीं, कुछ उलझनों के हल वक्त पर छोड़ दिए जाएं। जिंदगी में मुसीबतों से बच पाना ना हो मुमकिन तो जरूरी है कि खुद को उनमें ढाल लिया जाए। पिछले वर्षों में हमने देखा है कि कोविड संक्रमण के हिसाब से अपनी आदतें बदली है, किस तरह की सावधानियां रखनी है हमने वो सीखा है और बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए इस पर लेकर जानकारी भी बढ़ी है। कोविड संक्रमण का प्रभाव किस तरह से लोगों पर हो रहा है और किस तरह से हो सकते हैं, उसके लक्षण कौन से वो लोग हैं जिनमें जटिलताएं ज्यादा हो सकती हैं और अगर जटिलता होती है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। लेते हैं थोड़ी सी जानकारी कोविड के संक्रमण के बारे में इस रिपोर्ट के माध्यम से। कोविड एक श्वसन संबंधी संक्रमण है जो कोरोना वायरस के कारण फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने पर उसके नाक व मुंह से निकली बूंदों में ये वायरस मौजूद होता है और उसके आसपास उपस्थित लोगों को प्रभावित कर देता है। इसलिए आवश्यक है कि खांसते या छींकते समय मुंह को ढक कर रखें, रुमाल या टिश्यू का प्रयोग करें और प्रयोग किए गए टिश्यू को सावधानी पूर्वक बंद कूड़ेदान में फेंक दें। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से इस रोग से प्रभावित होने का खतरा रहता है। कोरोना से संक्रमित व्यक्ति, उसकी देखभाल करने वाले लोग और स्वास्थ्य कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य है, जिससे अन्य व्यक्तियों को संभावित संक्रमण से बचाया जा सके। इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना आवश्यक है। जरूरी है कि जिस व्यक्ति के संक्रमित होने का शक हो उसे आइसोलेशन में यानी अलग रखा जाए। साथ ही बीमारी का सही प्रबंधन होना चाहिए। सावधानी के तौर पर साबुन और पानी से सभी को बार बार हाथ धोते रहना चाहिए। एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें, मास्क का प्रयोग करें, सावधानी रखें और कोरोना वायरस से बचाव करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। इस मौसम में जहां हर दूसरे व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षण हो रहे हैं, विशेषज्ञों की मुश्किलें और चुनौतियां कितनी हैं और ऐसे में हम सभी को क्या सावधानी रखनी है, जानते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल, तो उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर नितेश कुमार, आप विशेषज्ञ हैं पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन सफदरजंग हॉस्पिटल से। हमारे साथ आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर सुनील के मिश्रा, सीनियर डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी एंड डायबिटीज़ मेदांता द मेडिसिटी से। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं और कोविड को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जो सभी के मन में उठते हैं। इस विषय से संबंधित अगर आपकी भी कोई समस्या है या फिर आपकी कोई प्रश्न है जिसका समाधान आप हमारे विशेषज्ञों से लेना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnews@totalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी बढ़ाते हैं, कोविड संक्रमण के बारे में जानते हैं और ये समझते हैं कि बचाव के लिए क्या ज़रूरी है। सबसे पहले डॉक्टर नितेश, आपसे समझना चाहेंगे विशेषज्ञ के तौर पर, एक लंबा तजुर्बा रहा है, बहुत सारे पेशेंट्स आपने देखे हैं या फिर ये भी हम सबको ज्ञात है कि दिल्ली का जो पहला कोविड का मामला था वो आपने ही देखा था। किस तरह के चुनौतियां आपको लग रही हैं अगर बात की जाए फिलहाल का जो सब वेरिएंट है कोरोना वायरस का? जी मैम, फिलहाल का जो वेरिएंट है वो एक माइल्ड डिजीज़ के रूप में बाहर आया है। उसमें ज़्यादातर पेशेंट को नज़ला, जुकाम और गले में दर्द और खांसी के रूप में 3 से 4 दिन में वो ठीक हो जाता है। ये दिक्कत उन मरीज़ों में आती है जो ऑलरेडी जिनको कोई परेशानियां हैं, या तो सांस के पहले से मरीज़ हैं जैसे दमा के, COPD के, या फिर बीमारी जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है जो कंट्रोल नहीं है। उन मरीजों में ये बीमारी बढ़ के आगे जाके और ज़्यादा परेशानी कर सकती है। तो इसीलिए हमें उन मरीजों का खास तौर से ध्यान रखना है और उन मरीजों को भी अपनी बीमारियों को ठीक रखना है जिनके अंदर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या पहले से सांस संबंधित बीमारियां हैं। जी डॉक्टर मिश्रा, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में होते हैं लोग, जाहिर तौर पर खतरा भी संक्रमण का ज़्यादा रहता है
और अगर संक्रमण हो जाता है तो उसमें गंभीरता की संभावना भी रहती है। डायबिटिक्स की अगर बात की जाए, वो लोग जो मधुमेह से प्रभावित हैं, किस तरह के खतरे आप देखते हैं और जटिलताएं, खास तौर पर अगर एक बार संक्रमित हुए तो क्या स्थिति की गंभीरता ज्यादा हो सकती है? तो इस प्रश्न का जवाब मैं ऐसे देना चाहूंगा, जब हमने कोविड का सेकेंड वेव देखा था तो उसमें कोविड से होने वाली जटिलताएं और लाइफ का जो रिस्क था वो उन लोगों में ज्यादा था जिनको शुगर रही है, अनकंट्रोल शुगर रही है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम या फिर फेफड़े से या लंग की प्रॉब्लम रही है, तो या फिर एल्डरली लोग हो जिनको और कोई क्रॉनिक इलनेस रही हो, जैसे मैलिग्नेंसी या कैंसर वगैरह की समस्या रही हो। तो ऐसी स्थिति में हमको, अगर मैं शुगर के बारे में बात करूं तो उनको शुगर या डायबिटीज का नियंत्रण अच्छा रहना चाहिए, जांच जरूरी है। और मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि हमारे देश में लगभग 50% लोगों को शुरू में ये जानकारी नहीं होती कि उनको डायबिटीज है जी। अगर उनको कोविड का इन्फेक्शन हो जाता है तो फर्स्ट टाइम उनको लगता है कि उनको डायबिटीज भी हुई है। और जिन लोगों को डायबिटीज है, अगर मैं उनके बारे में भी बताना चाहूंगा, तो उसमें भी 60 से 70% लोग ऐसे होते हैं जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती है। तो ये दोनों ही स्थितियां डायबिटीज के परिप्रेक्ष्य में, स्पेशली जब कोरोना वायरस हो रहा है, तो स्थिति को गंभीर कर सकती है। इस वजह से कि क्योंकि कोरोना वायरस के बाद जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, बॉडी में जो इन्फेक्शन और वायरस की वजह से जो एक बॉडी रिएक्ट करती है वो ज्यादा एग्रेसिव होता है, ज्यादा खतरनाक रूप लेता है। और इस वजह से डायबिटीज की वजह से शरीर में जटिलताएं और कोविड से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जरूरी है कि डायबिटीज की जांच करी जाए, नियंत्रण रखा जाए, और अगर कोविड हो गया तो और भी इसमें सावधानी बरतना जरूरी है। जी डॉक्टर नितेश, क्योंकि इस बार का जो संक्रमण है वो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, शायद यही कारण है कि लोग भी इसको लेकर लापरवाह हो गए हैं। किस तरह से अगर किसी व्यक्ति को लक्षण आते हैं, क्या प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए? क्योंकि आमतौर पर अब सभी की आदत ये है कि जहां लक्षण आए सबके पास एक लंबी लिस्ट है दवाइयों की, जो या तो इंटरनेट से मिल जाती है या आसपास के लोगों को भी मालूम है क्या लेना है, तो डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता उन्हें महसूस ही नहीं होती है। जी, अगर आपको लक्षण आ रहे हैं, पहला तो आपका ये होना चाहिए कि आप अपने आप को आइसोलेट करें, अपना ऑक्सीजन नापें, अपना बुखार देखते रहें। अगर वो बुखार 3-4 दिन से ज़्यादा जा रहा है या आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, 92% हम मानते हैं कि नॉर्मल है, 92 से नीचे अगर किसी भी मरीज़ में हो रहा है तो तुरंत ही अपने नज़दीकी अस्पताल में जाके अपने लक्षण बताएं और उन डॉक्टर को इलाज करने दें। घर पे अपना इलाज शुरू कर देना कि मेरे को दिक्कत है और मैं एंटीबायोटिक्स शुरू कर दूं, वो ठीक नहीं है, क्योंकि उससे आगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है। जब आपको एक्चुअली ज़रूरत पड़ेगी एंटीबायोटिक की तो वो काम नहीं करेगी। जी, और दूसरी एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर नितेश कि बहुत सारे लोग हैं, लगभग हर दूसरे व्यक्ति को इस तरह का लक्षण हो रहा है कि सर्दी जुकाम है। ऐसे में आप जैसे विशेषज्ञों का काम कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शायद बहुत सारे लोग हैं जो टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं समझते। कब ये तय करें कि अब हमें जांच करवा लेनी चाहिए और ये रूल आउट कर लें कि कहीं कोविड तो नहीं है? जी देखिए, सारे वायरसेस का लक्षण एक जैसे ही होते हैं, तो सिर्फ वो देख के बताना कि कौन सा इन्फ्लुएंजा है कि कोविड है, ये मुमकिन नहीं है। तो टेस्टिंग से ही पता चलता है आपको कोविड है कि इन्फ्लुएंजा वायरस है। यदि आपको 3 दिन या 4 दिन से ज़्यादा बुखार नहीं टूटता है, बुखार ना टूटने के कारण या आपको कोई और सांस में दिक्कत, छाती में दर्द, छाती में जकड़न जैसे कोई भी लक्षण आते हैं, या आप मधुमेह के मरीज़ हैं, एल्डरली हैं, 70 साल से ऊपर हैं, वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उनको खास ध्यान रखना है। उनमें हम जल्दी टेस्ट करके उनको जल्दी आइसोलेट करके ट्रीट कर सकते हैं। जी डॉक्टर मिश्रा, वो मधुमेह रोगी जो लंबे कोविड के प्रभाव में आए, किस तरह की जटिलताएं उनको हो सकती है? लगभग कितना समय लगता है रिकवरी में? क्योंकि डायबिटिक्स के साथ ये भी कहा जाता है कि उनकी नर्व्स अफेक्टेड हो जाती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी की बात होती है, वहीं हृदय पर और शरीर के सभी अंगों पर धीरे धीरे असर जरूर पड़ता है। पिछले दिनों हमने देखा बहुत से ऐसे लोग भी थे जिनमें सडन डेथ्स के केसेस देखे गए कि कार्डियक अरेस्ट हुआ और डेथ हो गई। किस तरह की सावधानी ऐसे मामलों को लेकर रखनी जरूरी होगी, खास तौर पर अगर बात करें मधुमेह रोगियों की? तो इसमें हमें कुछ पीसेस को जोड़ना जरूरी है। ये देखा गया है कि डायबिटीज में मेजर कॉज ऑफ मोर्टेलिटी या जो डेथ का रिस्क होता है वो हार्ट की प्रॉब्लम से होता है जी। और कई बार डायबिटीज में ये जो कार्डियक प्रॉब्लम होती है वो एपरेंट नहीं होती है, लक्षण वगैरह नहीं होते हैं। सेकेंड पीस ये है कि हमारे पास में कोविड से
कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, और ये कुछ रिपोर्ट्स हैं कि कोविड के बाद कार्डियक इवेंट्स बढ़े हैं। अगर हम आप डायबिटीज और कोविड की बात करते हैं तो उसमें फिर ऑब्वियसली एक थियरी बनती है कि कोविड और डायबिटीज की वजह से कार्डियक इवेंट ज्यादा होने के रिस्क बढ़ सकते हैं जी। ऐसे में 2-3 पॉइंट जरूरी हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज है और उनको कोविड इन्फेक्शन हुआ है, अगर उनको कोई थोड़ा सा भी डाउट है कि कार्डियक प्रॉब्लम हो रही है, सांस फूल रही है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो तुरंत विशेषज्ञ से सलाह जरूर लेनी चाहिए। अगर उनको पहले से हृदय की परेशानी के बारे में जानकारी है तो अपनी मेडिसिन को बिल्कुल भी डिसकंटिन्यू करें, उसको लगातार लेते रहें, और उसमें भी कोई परिवर्तन करना है तो अपने विशेषज्ञ से सलाह लेके ही परिवर्तन करें। और थोड़े भी कोई भी लक्षण शरीर में हो जिसमें कि सांस में एक समस्या आना, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होना, और अपनी रूटीन एक्टिविटी के बियॉन्ड अगर कोई तकलीफ वगैरह होना तो उसके लिए सलाह लेना बहुत जरूरी है। छोटी सी एक इग्नोरेंस उनके हेल्थ के लिए रिस्क बन सकती है, और थोड़ी सी सावधानी से हम एक बड़ी परेशानी से आसानी से बच सकते हैं। जी, बहुत सारे सवाल हमारे पास ईमेल के माध्यम से पहुंच रहे हैं। डॉक्टर सुनील, आपके लिए एक सवाल है। दीपक जी है, उनकी एज है 58 इयर्स। वो ये जानना चाह रहे हैं कि डायबिटीज उनको तकरीबन 10 साल से है, डिटेक्ट हुई थी। कोविड से संक्रमित हुए थे ये तकरीबन 7 महीने पहले, जिसके बाद इनको ऐसा लगता है कि जो मधुमेह का स्तर है या ब्लड ग्लूकोज लेवल्स है वो बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं। क्या ये कोविड संक्रमण का प्रभाव हो सकता है और कितने समय तक ये समस्या चलेगी? इसमें 2 बातें जानना जरूरी है। आपको डायबिटीज 10 साल से है, दैट मीन्स कि 48 ईयर के एज पे आपको डायबिटीज हो चुकी है, और डायबिटीज एक प्रोग्रेसिव बीमारी है। टाइप 2 डायबिटीज अगर हम बात करते हैं तो जिस दिन किसी भी इंडिविजुअल को डायबिटीज होती है तो बताया जाता है कि पेंक्रियास की क्षमता 30 से 50% कम हो चुकी होती है, और आने वाले सालों में ये पेंक्रियास की क्षमता और कम होगी, मतलब अंदर से इंसुलिन कम निकलेगा, जिस वजह से ग्लूकोज का फ्लक्चुएशन एक प्रॉब्लम बन जाती है जिनको की डायबिटीज लंबे समय से होती है। सेकेंड स्थिति ये आती है कि कोविड वायरस पेंक्रियास की बीटा सेल, जो कि इंसुलिन निकालने वाली सेल्स हैं, उन पे अटैक करके पेंक्रियास की क्षमता को जल्दी से कम कर देता है। जैसा कि हमारे पास में पहली और सेकंड वेव के बाद कुछ केसेस आना शुरू हुए, और इसके बारे में साइंटिफिक एविडेंस भी है। तो हो सकता है कि आपको पहले से ही पेंक्रियास की क्षमता धीरे धीरे कम हो रही थी और उसमें रैपिड डिक्लाइन ये कोविड वायरस इन्फेक्शन के बाद आया हो। तो अगर आपका ग्लूकोज का फ्लक्चुएशन हो रहा है और आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो आप विशेषज्ञ से सलाह लें। आज के समय पे हमारे पास में ऐसी सुविधाएं हैं जिससे कि हम आपको ग्लूकोज को मेजर करके ग्लूकोज वेरिएबिलिटी को चेक कर सकते हैं, और इस तरह की दवाएं हैं जहां की हम आपको हेल्प कर सकते हैं कि ग्लूकोज वेरिएबिलिटी को मिनिमाइज किया जाए, क्योंकि ग्लूकोज की जो वेरिएबिलिटी है वो एक ऐसा आयाम है जहां की फास्टिंग बीपी और एवरेज कंट्रोल के अलावा जो बॉडी में कॉम्प्लिकेशन करने के लिए एक रिस्क फैक्टर बनता है, तो इसको भी एड्रेस किया जा सकता है। जी डॉक्टर नितेश, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धूम्रपान करते रहे हैं, या मान लीजिए पहले से कोई समस्या थी, दमा रोगी हैं, ब्रोंकाइटिस के रोगी हैं, या जिनको टीबी हो चुका है। ऐसे किसी व्यक्ति को जब एक बार कोविड का संक्रमण होता है, किस तरह से उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्टेड होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनमें ब्रेथलेसनेस के अलावा लंबे समय तक उनको सांस लेने में समस्या भी देखी गई है। कोविड संक्रमण होने के बाद क्या सावधानियां रखें जिससे जो रिकवरी है वो जल्दी हो जाए? देखिए, जिन मरीजों को पहले से ही फेफड़ों में कोई दिक्कत है या कोई बीमारी है, उनमें जब कोविड होता है तो उसका इफेक्ट नॉर्मल मरीज से ज़्यादा होता है। हो सकता है कि उनके फेफड़ों में डैमेज जो पहले से चल रहा है वो थोड़ा और बढ़ जाए, जैसे मधुमेह के केसेस में होता है कि डायबिटीज़ फ्लक्चुएट करने लगती है। ऐसा ही फेफड़ों में भी होता है कि फेफड़ों की जो लंग फंक्शन कैपेसिटी है, जो उसकी काम करने की कैपेसिटी है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसकी रिकवरी के लिए पहली चीज़ होती है, आप जिस बीमारी आपको पहले से है उसका इलाज आप प्रॉपर्ली लें। अगर आपको दमा है तो अपने दमे की दवाइयों को रेगुलरली लें, उसे छोड़े नहीं कि अब कोविड हो गया तो मैं कोविड की दवाइयाँ खाऊंगा और मैं दमे की दवाइयाँ नहीं लूँगा। उन दवाइयों को कंटिन्यू रखना है, और जहाँ ज़्यादातर देखा गया है कि 6 से 8 हफ्ते में आप वापस अपने लंग फंक्शंस पे आ जाते हैं। अगर दिक्कत रहती है और बराबर चलती है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि कोई और कॉम्प्लिकेशन हो सकता है अंदर बन रही हो। जी सुजाता जी का एक ईमेल है डॉक्टर नितेश हमारे पास। वो ये कह रही हैं कि कोविड से संक्रमित हुई थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा इनको वीकनेस लगती है, कितना समय लगेगा? और ख़ास तौर पर कोविड से संक्रमित होने के बाद, ठीक होने के बाद, इस मौसम में उनको फिर से फ्लू लाइक सिम्टम्स, इन्हें पता नहीं है कि कोविड है या नहीं है, काफ़ी दिनों से बुखार नहीं जा रहा है, क्या इनको करना चाहिए?
जी देखिए, कोविड के बाद जो कोविड के कारण से फटीग जैसे हम बोलते हैं, थकावट जो बोलते हैं, वो देखा गया कई मरीजों में बहुत लंबे टाइम तक चलती है। उसके दो कारण देखे गए हैं कि अगर मरीज को काफ़ी सीवियर कोविड हुआ तो अस्पताल में काफ़ी दिनों तक भर्ती रहा है। जब आप अस्पताल में भर्ती रहते हैं तो आप अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि आप बेड पे ही रहते हैं ज़्यादातर टाइम। उनको वापस रिकवर कराने के लिए टाइम लगता है, और उसको रिकवर कराने के लिए आपको एक्टिविटी करती रहनी पड़ती है। अब मरीज को लगता है मैं थोड़ा सा चल रहा हूँ और मैं थक गया हूँ तो मैं बैठ जाता हूँ। वो केसेस में आपको रेगुलरली एक्टिविटी करनी है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है। आप योगा ऐड कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इस मौसम में जब सभी को फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं तो इसमें यही बोला जाता है कि जिन मरीजों को पहले कोई भी बीमारी है किसी भी अंग की, तो उनको ज़्यादा सावधानी रखनी है और टेस्ट कराना है और आइसोलेशन करना है और उसका इलाज लेना है। जी डॉक्टर मिश्रा, जब किसी व्यक्ति को कोविड का प्रभाव होता है, किस तरह के बदलाव आपने देखे हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम है पूरा, क्योंकि पहले जो कोविड है उसको सिर्फ श्वसन रोग माना जा रहा था, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे रिसर्च हो रही है पता चल रहा है कि लगभग शरीर के हर अंग पर और पूरे प्रणाली पर उसका प्रभाव होता है। किस तरह के बदलाव होते हैं, खास तौर पर जो लोग थायराइड के डिसऑर्डर से प्रभावित हों या फिर दूसरे एंडोक्राइन डिसऑर्डर से ग्रस्त रहे हों? एक अच्छा सवाल है। डायबिटीज एक प्रमुख अंग है जो इंडोक्रिनोलॉजी में या हार्मोन में जो अफेक्ट होता है। डायबिटीज के बाद हमने देखा कि थायराइड के केसेस भी कोविड के दौरान बढ़े हैं। तो कोविड इन्फेक्शन एक वायरल इन्फेक्शन है, और थायराइड ग्लैंड में जो इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होता है वो वायरस की वजह से कॉमनली होता है। तो हमारे पास में कई केस आए जो कि कोविड वायरस इन्फेक्शन के बाद थायराइड ग्लैंड में या नेक में पेन, फीवर, और वो लंबे समय तक फीवर उनका चलता रहा। उसमें उनके थायराइड हार्मोन की भी एब्नॉर्मलिटीज या उसमें परिवर्तन आए, और धीरे धीरे वो चीज रिकवर करने लगी और वापस वो नॉर्मल हुए। तो उसमें हमने जांच से ये पता लगा कि ये थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन की वजह से, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन की वजह से थायराइड ग्लैंड में समस्या आई कोविड इन्फेक्शन के बाद, वो रिपोर्ट करी गई है। इसके अलावा कुछ पेशेंट हमारे ऐसे होते हैं कि जो लॉन्ग टर्म क्रॉनिक ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। उन क्रॉनिक ट्रीटमेंट में जैसे कि कुछ लोगों को एड्रिनल ग्लैंड से होने वाले हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड का जिनका डिसफंक्शन है, पिट्यूटरी ग्लैंड का ऑपरेशन हुआ या पिट्यूटरी ग्लैंड ने काम कम करना शुरू कर दिया, तो वो लोग लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड ट्रीटमेंट पे चल रहे होते हैं, क्योंकि उनको शरीर में एक स्टेरॉइड हार्मोन जो कि हमारे जीवन के लिए नितांत आवश्यक होता है, एक स्मॉल अमाउंट में वो जरूरी होता है। तो ऐसे लोगों में जब भी इन्फेक्शन होता है तो उनको एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसको कि हम स्ट्रेस डोज बोलते हैं। वो स्ट्रेस डोज जरूरी होती है। जैसे ही उनको अगर बुखार होता है 100 डिग्री के ऊपर, हम कहते हैं वो अपनी नियमित स्टेरॉइड की मात्रा को, चाहे वो प्रेडनिसोलोन हो चाहे वो हाइड्रोकॉर्टिसोन, उसको डबल कर दें, और उससे ज्यादा इन्फेक्शन होने पे उसको ट्रिपल कर दें। अगर वो स्टेरॉइड को मुंह से नहीं ले पा रहे हैं तो उनको इंजेक्शन लगवाना जरूरी है, क्योंकि कॉर्टिसोल हार्मोन की इनसफिशिएंसी या डेफिशिएंसी लाइफ के लिए बड़ा रिस्क बन सकती है। तो एक ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हमेशा रहता है। हमारे कई पेशेंट जो लोग पहले से स्टेरॉइड ले रहे थे, उनके सवाल आए कि हम ये कंटिन्यू करें या ना करें, तो हमने उनको बताया कि नहीं, इसको आपको डबल या ट्रिपल करना है। थर्ड एक समस्या हमको देखने में मिली कि किन लोगों को लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड चला, लॉन्ग टर्म सुप्राफिजियोलॉजिकल स्टेरॉइड जिसको हम कहते हैं, कि अगर 3 हफ्ते से ज्यादा फिजियोलॉजिकल अमाउंट जो कि प्रेडनिसोलोन 5 मिलीग्राम या उसके इक्विवेलेंट होती है उससे ज्यादा चलती है, तो एड्रिनल ग्लैंड निष्क्रिय हो जाती है, थोड़ा सुषुप्त हो जाती है, वो काम करना कम कर देती है। तो ऐसी स्थिति में उनको स्टेरॉइड इमीडिएट स्टॉप करने से कई बार एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होने की वजह से क्राइसिस प्रेसिपिटेट हो सकती है। तो ऐसे लोगों को बताया जाता है कि आप अपने स्टेरॉइड अगर आपने लंबे समय लिए हैं तो उसको ग्रेजुअली टेपर किया जाए और विशेषज्ञ से सलाह जरूर ली जाए इसके बारे में। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास लगातार आ रहे हैं। डॉक्टर नितेश, दुमेश कुमार जी का ईमेल है, वो ये जानना चाह रहे हैं कि बुखार ना हो लेकिन अगर सर्दी जुकाम बहुत लंबे समय तक चले तो कोविड की कितनी संभावना हो सकती है, क्या ऐसे में जांच करवाएं या नहीं? देखिए, अगर आपका जुकाम बहुत लंबे समय से चल रहा है, हर सीज़न चेंज में आता है, तो वो एक लक्षण हो सकता है कि कोविड ना होके वो एक एलर्जिक राइनाइटिस जो बीमारी होती है वो हो आपको। कोविड के लक्षण नॉर्मली 7 से 10 दिन में रिजॉल्व कर जाते हैं। तो अगर इससे ज़्यादा किसी को भी दिक्कत चलती है उसको ज़रूरी अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जिससे कि आगे की चीज़ों में या आगे कोई जो भी बीमारी है वो पता लगाई जा सके। जी,
डॉक्टर नितेश, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जो कई बार संक्रमित हुए, एक के बाद दूसरा संक्रमण किस तरह से इम्यूनिटी पर प्रभाव डालता है और ऐसे में क्या सावधानियां रखनी होंगी जिससे जो रिपीट एपिसोड्स ऑफ इन्फेक्शन हो रहे हैं उससे बचा जा सके? देखिए, रिपीट एपिसोड्स ऑफ इन्फेक्शन एक आपकी बेसिक इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है, आपके वैक्सीनेशन स्टेटस पे डिपेंड करता है कि आपने वैक्सीन उस बीमारी के लिए लगवाई है कि नहीं। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, आपका बेसिक इम्यूनिटी फंक्शन ठीक है, आपको जो भी बीमारियां हैं बेसलाइन वो सब कंट्रोल में है, तो आपके रीइन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और अगर होते भी हैं तो वो माइल्ड डिजीज़ होके 2-3 दिन में सिम्टम्स ठीक होके वो निकल जाते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग होती है, जैसे कि आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है कोविड के लिए या इन्फ्लुएंजा के लिए, वो जब बीमारी होती है तो वो आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट करती है और उसके सीवियर सिम्टम्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी डॉक्टर सुनील, जो लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर है, किसी वजह से ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, उन्हें अपने डोज एडजस्ट करवाने की कितनी आवश्यकता होगी ड्यूरिंग कोविड एंड कोविड इन्फेक्शन होने के बाद? क्या बदलाव और सावधानियां आवश्यक होंगी ऐसे में? तो इसमें अगर हम 3 प्रमुख हार्मोन रिप्लेसमेंट के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉर्टिसोल हार्मोन। अगर कोई व्यक्ति जिसको कि कॉर्टिसोल हार्मोन की इनसफिशिएंसी है, चाहे वो एड्रिनल ग्लैंड की वजह से हो या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से हो या सर्जरी की वजह से ये ग्रंथियां काम नहीं कर रही हो, तो उनको कॉर्टिसोल हार्मोन की अमाउंट को डबल या ट्रिपल करना बहुत जरूरी है। और अगर मरीज की स्थिति ऐसी है कि वो मुंह से स्टेरॉइड लेने की स्थिति में नहीं है, नौशिया वोमिटिंग बार बार हो रहा है, तो तुरंत निकटतम चिकित्सालय में जाएं और वहां पर स्टेरॉइड हार्मोन इंजेक्शन के रूप में और आईवी फ्लूइड को लेना शुरू करें। इसमें देरी करना स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए मुश्किल में डालने वाली स्थिति हो सकती है। इसके अलावा सेकंड हार्मोन की अगर हम बात करते हैं तो थायराइड हार्मोन का रीएडजस्टमेंट यूजुअली जरूरत नहीं होती है। अगर आपका पहले से कंट्रोल ठीक रहा है तो कई बार ड्यूरिंग कोविड आपको जरूरत नहीं होती थायराइड हार्मोन को रीएडजस्ट करने की, क्योंकि उस टाइम पे टेस्ट का इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। थर्ड आती है डायबिटीज की बात। ये एक डायनेमिक ट्रीटमेंट होता है। डायबिटीज का ट्रीटमेंट हमेशा डायनेमिक होता है। एक सामान्य स्थिति और एक इन्फेक्शन की स्थिति और सीवियर इन्फेक्शन की स्थिति में ये चीजें बदलती रहती हैं। तो ऐसे में आपको जरूरी है कि शुगर का मेजरमेंट कराएं, ग्लूकोमीटर से शुगर चेक हो। अगर आप अस्पताल में भर्ती हो तो वहां पर आपको अगर इंसुलिन लेने के लिए बोला जाता है तो आपको जरूर उसको इंसुलिन लेना चाहिए, शुगर कंट्रोल रहनी चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर आपका शुगर कंट्रोल ड्यूरिंग कोविड इन्फेक्शन बेहतर रहता है तो आपके होने वाले कॉम्प्लिकेशन उतने ही होते हैं जो कि एक सामान्य व्यक्ति में होते हैं। राइट और अब समय है कुछ और भ्रमों को दूर करने का। छोटे छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर नितेश आपसे, कोविड का खतरा श्वसन रोगियों को ही ज्यादा होता है, क्या ये सही है? ऐसा नहीं है, कोविड का खतरा सब मरीजों को है। और दूसरा सवाल डॉक्टर मिश्रा आपसे, कोविड एक सामान्य फ्लू की तरह ही है, सर्दी जुकाम बुखार यही लक्षण होंगे? इससे ज्यादा हो सकता है, अब प्रोबेबली शायद यस। जी डॉक्टर नितेश, अगर सरदर्द हो और साथ में बुखार हो तो मान लिया जाए कि ये कोविड का संक्रमण है? नहीं, और भी संक्रमण और भी वायरस इन्फेक्शन हो सकते हैं। जी, फ्लू लाइक सिम्टम्स, किसी को सर्दी जुकाम बुखार हो तो टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं होती, खुद ही दवा ली जा सकती है डॉक्टर मिश्रा? अगर ये 3-4 दिन से ज्यादा चल रहा है तो जरूर सलाह लें। डॉक्टर नितेश, कौन से वो कोविड संक्रमित व्यक्ति होंगे जिन्हें ऑक्सीजन मॉनिटरिंग की जरूरत होगी? जिनको पहले से श्वास रोग हो या कोई भी बेसलाइन बीमारी हो। जो मधुमेह रोगी होते हैं डॉक्टर सुनील मिश्रा, उनमें किसका खतरा अधिक होता है, संक्रमण होने का या संक्रमण होने के बाद गंभीरता का? दोनों चीजों का। डॉक्टर नितेश, क्या सर्दी जुकाम के मामले में स्टीम इनहेलेशन लेना यानी भाप लेना और गुनगुने पानी से गरारे करना फायदेमंद हो सकता है? सबके लिए नहीं फायदेमंद होता है। क्या जो कोविड का संक्रमण है वो थायराइड फंक्शन पर भी प्रभाव डालता है डॉक्टर मिश्रा? कुछ केसेस में यस, अगर आपको नेक पेन हो रहा है तो जरूर सलाह ली जाए। फ्लू जैसे लक्षण हो तो बहुत ही सरलता से ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स ली जा सकती हैं, ये पैरासिटामोल की तरह ही सुरक्षित होती हैं। डॉक्टर नितेश क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, एंटीबायोटिक ओवर द काउंटर कभी नहीं लेनी चाहिए। पैरासिटामोल एक बुखार की गोली है, वो आप जरूर ले सकते हैं। क्या कोविड के मामलों में सडन डेथ्स भी पॉसिबल हो सकती है डॉक्टर मिश्रा? जी, हमने देखा है सेकेंड वेव में इस तरह से देखा गया, जब हमारे पास में कोविड की जानकारी कम थी और जब हम जान रहे थे वायरस को, तो सडन डेथ रिपोर्ट की गई। डॉक्टर नितेश, क्या कोविड का संक्रमण स्थायी रूप से लंग डैमेज कर सकता है, यानी
जो लंग का फंक्शन है वो परमानेंटली डैमेज हो सकता है? बहुत कम केसेस में परमानेंट डैमेज है, ज्यादातर में 1 साल के अंदर मैक्सिमम रिकवरी देखी गई है। डॉक्टर सुनील, क्या लंबे कोविड के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस की संभावना होती है? यूजुअली नहीं। आपने अगर अपना शुगर नियंत्रण में रखा है और पैरामीटर्स ठीक हैं तो आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। जिन लोगों को कोविड संक्रमण का ज्यादा खतरा है यानी इम्यूनिटी कम है, डॉक्टर नितेश, क्या उनमें जिंक, विटामिन ई जैसे सप्लीमेंट्स लगातार लेने से कोई लाभ हो सकता है? नहीं। क्या अल्कोहल पीने से संक्रमण से बचाव हो सकता है, डॉक्टर सुनील मिश्रा? बिल्कुल नहीं। अल्कोहल किसी भी स्थिति में आपके स्वास्थ्य को बेहतर नहीं करती। जी। क्या अगर किसी को संक्रमण हो गया है तो अब उसे फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर नितेश? उसे उतनी ही आवश्यकता है फिक्र करने की जितना किसी को अगर नहीं हुआ है उसके जैसे ही। कोविड संक्रमण के दौरान या उसके बाद कौन से लेवल्स में बदलाव हो सकता है? ब्लड शुगर लेवल्स या शर्करा की मात्रा या फिर ब्लड प्रेशर, डॉक्टर सुनील? शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा परिवर्तन हो सकती है। ब्लड प्रेशर कई बार वेरी कर सकता है, कई बार ब्लड प्रेशर की दवाओं को कम भी करना पड़ सकता है, पर शुगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर सकती है। डॉक्टर नितेश, कुछ लोग ये भी मानते हैं क्योंकि अब लगभग सभी लोग एक्सपोज्ड हो चुके हैं तो एक हर्ड इम्यूनिटी आ गई है, ऐसे में मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? भीड़ भाड़ वाले इलाकों में और संक्रमित मरीज के पास जाने में मास्क पहनना अभी भी आवश्यक है। डॉक्टर सुनील मिश्रा, किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रखा जाए? क्या सावधानियां रखनी है खास तौर पर मधुमेह रोगियों को? अपना शुगर बेहतर कंट्रोल करें, एक हेल्दी फूड इंटेक जरूर करें जिसमें कि प्रोटीन, वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स, कोर्स ग्रेन, मोटे अनाज जरूर लें, नियमित व्यायाम करें और अपना चेकअप जरूर करवाएं, विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। जी। डॉक्टर नितेश, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम और लंग हेल्थ को बेहतर रखने के लिए क्या किया जाए? अपना व्यायाम आप अपने रूटीन में ज़रूर करें। फिजिकल एक्टिविटी 30 मिनट्स पर डे ज़रूर होनी चाहिए आपके रूटीन में। स्वस्थ खाना खाएं और अपनी जो बेसलाइन बीमारियां हैं उनके लिए आप इलाज अपना प्रॉपर रखें और फॉलो अप रखें अपने डॉक्टर के साथ। मधुमेह रोगियों में या किसी अन्य रोगी में अगर कोविड के बाद पैल्पिटेशन या पल्स रेट ज्यादा हो जाना जैसे लक्षण हो रहे हैं तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए, डॉक्टर सुनील? तुरंत चिकित्सक से सलाह लें। ईसीजी अगर आपके निकटतम अवेलेबल है तो उसे करा के और उसमें विशेषज्ञ आपको हेल्प कर सकते हैं कि ये पैल्पिटेशन क्यों हो रहे हैं, हार्ट के रेट में क्यों वेरिएशन हो रहा है और आपको इसके बारे में सहायता और आपको खतरे से बचाया जा सकता है। डॉक्टर नितेश, किन लक्षणों को वार्निंग साइंस माना जाए और तुरंत एक विशेषज्ञ को दिखाएं कोविड संक्रमण के मामले में? यदि आपका बुखार 3 से 4 दिन से ज्यादा चल रहा है, सांस में दिक्कत है, छाती में जकड़न है या छाती में दर्द है या आपको चक्कर है या सर दर्द बहुत हो रहा है तो आपको जरूर विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। आपका संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए डॉक्टर नितेश एक वाक्य में क्या कहना चाहेंगे? आप अपना ध्यान रखिए, अपनी दवाइयाँ टाइम से लीजिए और मास्क और हैंड हाइजीन का जरूर ध्यान रखें। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। डॉक्टर सुनील मिश्रा, डॉक्टर नितेश कुमार, आप दोनों शामिल हुए आज के डिस्कशन में और कोविड से संबंधित बहुत से भ्रम है जिनको दूर किया है और बहुत सी जानकारी है जो हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाई है। और ख़ास तौर पर यह कहा जाता है कि स्वीकृति का अर्थ हार मानना नहीं है, उसका अर्थ है कि स्थिति को समझा जाए और ऐसे में क्या करना है वो सीखें। हमने सीखा है कोविड के मामले में कि किस तरह की सावधानियां रखनी है, लेकिन उन सावधानियों को जारी रखना है, सतर्कता बनाए रखने हैं और जागरूक रहना है। किसी भी लक्षण को नज़रअंदाज नहीं करना है और उनको ये नहीं समझना है कि मामूली लक्षण है। अगर लगता है तो विशेषज्ञ से सलाह ज़रूर ले लें। टोटल हेल्थ की जानकारी का ये सिलसिला ऐसे ही हम जारी रखेंगे। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।